नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे दिल्ली की सड़कों पर छिड़े छात्र आंदोलन की और गदर की, संसद के मानसून सत्र की धमाकेदार शुरुआत की और आज हम बात करेंगे सीएम योगी के 40 लाख वाले शिक्षक वोट बैंक को साधने के लिए चले गए मास्टर स्ट्रोक की और आखिर में दिखाएंगे लखनऊ के जवाहर भवन में मचे उस हाहाकार की लाइव रिपोर्ट, जहां लगी भीषण आग के काले धुएं से पूरी राजधानी दहल उठी। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा से मिले सीजीपी का डेलीगेशन, सौंपी गई लिस्ट, जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान डिंपल यादव को हिरासत में लिया गया, सपा का दावा। समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे नड्डा, संघ मीटिंग के बाद बोले सीजीपी प्रतिनिधि। सीजीपी प्रदर्शनकारियों पर जमकर बरसी लाठियां, कई को पुलिस ने किया डिटेन। संसद का मानसून सत्र शुरू, 25 दिन तक चलेगा सत्र। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी की विपक्ष से अपील, सदन में हंगामा नहीं, तर्क और तथ्य से हो बहस। ममता बनर्जी को झटका, फ्रीज रहेंगे टीएमसी के 3 बैंक खाते। बिहार में 551 स्कूलों का भगवाकरण, विपक्ष के साथ जेडीयू ने भी जताई चिंता। सोने चांदी के भाव में भारी उठापटक, 1,41,590 रुपए पर कारोबार कर रहा 24 कैरेट गोल्ड। पश्चिम एशिया तनाव बढ़ने से फिसला बाजार, सेंसेक्स 443 अंक गिरा, निफ्टी 24,300 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने सियासत से लेकर सड़कों तक पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। एक तरफ आज से संसद के मानसून सत्र का बिगुल बजा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष से लेकर सेमीकंडक्टर तक की कामयाबियों को गिनाया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। जी हां, नीट पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के चलो संसद मार्च ने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया। जंतर मंतर पर सुबह से ही जो बारूद सुलग रहा था, दोपहर होते होते उसमें ऐसा विस्फोट हुआ कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस से झड़प हुई और देखते ही देखते जंतर मंतर का नज़ारा किसी युद्ध मैदान जैसा हो गया। देश की राजधानी छावनी में तब्दील हो चुकी है और सियासत पूरी तरह से सुलग उठी है। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की एक एक सनसनीखेज रिपोर्ट। आज सुबह 9 बजे जैसे ही सीजीपी का चलो संसद मार्च शुरू होने की बारी आई, जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं बची। सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कल ही दावा किया था कि 20,000 लोग जुट रहे हैं और आज वाकई वैसा ही नज़ारा देखने को मिला। छात्र, नौजवान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी और उनके माता पिता देश के कोने कोने से यहाँ उमड़ पड़े। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया कि यहाँ मार्च की कोई परमिशन नहीं है। पुलिस ने सुरक्षा के लिए जंतर मंतर के चारों तरफ लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग कर दी थी। फिर क्या था, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्स फोर्स के जवानों के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की और झड़प हुई। माहौल इतना उग्र हो गया कि सुरक्षा बलों को भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। लाठी भाजी गई, भगदड़ मची और जंतर मंतर पर पूरी तरह हंगामा बरप गया। वहीं इस पूरे हंगामे में घी डालने का काम किसी सियासी नेताओं की एंट्री ने नहीं। जी हां, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पुलिस के कड़े पहरे और बैरिकेडिंग को कूदकर सीधे प्रदर्शनकारियों के बीच जा पहुंचे। पुलिस ने कई नेताओं को रोकने की पूरी कोशिश की, जिसमें वहां हाई वोल्टेज ड्रामा भी और बढ़ गया। किसान संगठनों ने भी इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दे दिया और आज किसानों ने दिल्ली कूच का जो ऐलान किया था, उसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर भी तनाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़े बदलाव को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट को पूरी तरह बंद करना पड़ा, जिसकी पुष्टि खुद दिल्ली पुलिस ने की है। सुरक्षा व्यवस्था को अवैध बनाने के लिए जंतर मंतर
पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट विस्टा, कनाट प्लेस और शंकर चौराहे पर त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैनात किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस की 2 परतें और पैरा मिलिट्री फोर्स की 1 परत शामिल है। आलम यह है कि सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स की 25 से ज़्यादा बटालियन, जिसमें भारी संख्या में महिला जवान भी हैं, सड़कों पर मुस्तैद रहीं। कुल 5000 से ज़्यादा जवान सुबह 4 बजे से ही चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। नई दिल्ली को 15 जोन में बांटकर स्पेशल सीपी और डीसीपी रैंक के बड़े अधिकारी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। आपको बता दें, मेट्रो ने आने वाली भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की सलाह पर राजीव चौक, जनपद, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों की एंट्री एग्जिट गेट बंद कर दिए गए थे। हालांकि बाद में राहत देते हुए केंद्रीय सचिवालय और राजीव चौक के गेट तो खोल दिए गए, लेकिन जनपद, पटेल चौक और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखे गए हैं। विजय चौक, पीएम आवास और गृह मंत्री आवास जैसी वीवीआईपी जगह पर परिंदा भी पर न मार सके, ऐसे कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का परमानेंट चेकिंग पॉइंट बना दिया गया है और ये सख्त पहरा 15 अगस्त तक जारी रहेगा। अब आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों में वो कौन सी 3 मांगे हैं जिसे पूरी दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। आखिर ये युवा और छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं? दरअसल सीजीपी ने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक और बाकी सरकारी परीक्षाओं की गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस महाघोटाले और धांधली की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। देश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों के रिजल्ट में होने वाली वेतहासा देरी पर तुरंत सरकार ठोस कदम उठाए। आपको बता दें, इस आंदोलन को अद्वैत राय, नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक साह, अर्थशास्त्री जयंती घोष जैसी जानी मानी हस्तियों का भी समर्थन मिला है। वहीं पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे आयशा के 3 छात्र नेताओं में नेहा, मनीषा और अमीन ने शबाना आजमी, प्रकाश राज, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसी हस्तियों की अपील पर आज अपना अनशन खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ पिछले 22 दिनों से अनशन पर चल रहे लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया था। डॉक्टरों की टीम उनके गिरते स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है, लेकिन वांगचुक ने अस्पताल के बिस्तर से ही हुकार भरते हुए अनशन तोड़ने के लिए सरकार के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, सरकार एजुकेशन सिस्टम की नाकामियां और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त, विपक्ष की और सत्ता पक्ष के सांसद पार्लियामेंट के दरवाजे पर उन्हें और सीजीपी लीडरशिप को भरोसा दें कि यह मुद्दा संसद में उठेगा। तीसरी शर्त, अगर सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती है तो तमाम पार्टियों के सांसद अस्पताल आकर उन्हें ये लिखित या पक्का भरोसा दें। आपको बताते चलें, सड़क के इस गदर के बीच आज से मानसून सत्र भी संसद में शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन के भीतर ऐसा भारी हंगामा काटा कि लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। पीएम ने देश की उपलब्धियों को गिनाते हुए युवाओं की तारीफ की और कहा कि हमारे युवाओं की क्षमता अंतरिक्ष जितनी असीम है। पीएम ने राजस्थान की ऑयल रिफाइनरी, देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट और देश की सबसे लंबी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र करते हुए विपक्ष को नसीहत दी कि जहां तर्क और तथ्य मजबूत होते हैं वहां शोर शराबे की कोई जरूरत नहीं होती। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है।
सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करें, देश को दिशा दें। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आज सुबह स्पीकर महोदय जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सांसदों का स्वागत करने के अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वहीं किरेन रिजिजू के मुताबिक ये सत्र 13 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें 25 दिनों के भीतर 19 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार कई बड़े और धमाकेदार बिल पास कराने की तैयारी में है, जिसमें आयकर संशोधन विधेयक 2026 टैक्स नियमों में नए बदलावों को लागू करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, इसके जरिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अब मजबूत कानूनी संरक्षण मिलेगा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, रजिस्ट्रेशन में देरी करने वालों पर भारी जुर्माना और सख्त नियम, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को खत्म करके देश में सिर्फ एक बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि दिल्ली में आज सिर्फ मानसून का सत्र शुरू नहीं हुआ, बल्कि सियासी बारूद में भी आग लग चुकी है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के द्वार से देश को अंतरिक्ष जितनी असीम क्षमताओं का सपना दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर उसी युवा देश के भविष्य को लाठियों से हाका जा रहा था। कानून का डंडा ऐसा कि पूरी नई दिल्ली में धारा 163 लागू कर दी गई, मेट्रो के दरवाजे बंद करे गए, सड़कें सील की गई और जंतर मंतर पर छावनी बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सुलगता हुआ सवाल यह है कि क्या भारी भरकम बैरिकेडिंग, बंद होते मेट्रो स्टेशन और पुलिस की ये लाठियां देश के युवाओं के उस सैलाब को रोक पाएंगी? नीट के पेपर लीक से जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटका है, क्या उनके गुस्से को सिर्फ एक एडवाइजरी जारी करके शांत किया जा सकता है? अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सोनम वांगचुक ने जो 3 शर्तें सरकार के सामने रखी हैं, क्या सत्ता पक्ष में इतनी हिम्मत है कि वो संसद के दरवाजे पर जाकर उन्हें भरोसा दे, या फिर विपक्ष इस हंगामे को सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का जरिया बनाएगा? दिल्ली की
सियासत बेहद भारी और सस्पेंस से भरी रहने वाली है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। संसद का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में एक ऐसी सियासी धमाका हुआ है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने आकर न सिर्फ देश की तरक्की का दम भरा, बल्कि बिना नाम लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक ऐसा तीखा और करारा तंज कस दिया कि राजनीति का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। मानसून सत्र के इस मौसम में संसद के भीतर और बाहर सियासी बिजली कड़कने लगी। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके चेहरे पर देश की उपलब्धियों का गौरव साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में मिली ऐतिहासिक कामयाबी से की। हाल ही में भारत के एक प्राइवेट स्टार्टअप स्काई रूट एयर स्पेस ने कमाल करते हुए अपने पहले प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 की सफल उड़ान भरी है। पीएम मोदी ने इस कामयाबी की दिल खोलकर तारीफ की और प्राइवेट सेक्टर के युवाओं की पीठ थपथपाई। लेकिन तारीफ करते करते पीएम मोदी ने अचानक अपनी गुगली फेंकी और सीधे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे पर निशाना साध दिया। पीएम मोदी ने कहा, मुझे बताया गया कि इस कमाल के स्टार्टअप स्काई रूट में काम करने वाले नौजवानों की औसतन उम्र सिर्फ 28 साल है। ये हमारे देश के असली नौजवान हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। मैं यहाँ किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के 28 साल के एयरवेज उम्र वाले उन असली युवाओं की बात कर रहा हूँ जिनके हौसले और आकांक्षाएं खुद अंतरिक्ष की तरह असीमित हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने। वहीं पीएम मोदी का ये 56 साल के युवा वाला तीर सीधा जाकर राहुल गांधी पर लगा। बिना नाम लिए किए गए इस तंज ने मानसून सत्र के पहले ही दिन सियासत में पूरी तरह से तड़का लगा दिया। आपको बता दें, पीएम मोदी नहीं रुके, उन्होंने देश की आर्थिक ताकत का लोहा भी मनवाया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में जंग चल रही है जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद को लेकर दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हर तरफ बाधाएं हैं, हर तरफ रुकावटें हैं, लेकिन इन तमाम वैश्विक मुसीबतों और संकटों के बावजूद हमारा भारत 7.7% धमाकेदार ग्रोथ रेट के साथ दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा, यह भारत के सामर्थ्य और उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। देश ने तरक्की की रफ्तार पकड़ ली है और अब उम्मीद है कि संसद का ये सत्र इस रफ्तार में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। काम कर रहे हैं उसी का परिणाम है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का
परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है। इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष के हंगामे वाले रवैये पर भी जमकर क्लास लगाई। उन्होंने बेहद संजीदगी से सभी सांसदों को, खासकर विपक्षी दलों से अपील की कि वे संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा को याद दिलाते हुए एक बहुत ही पते की बात कही। उन्होंने कहा, संसद में कई अनुभवी सांसद हैं, देश को उनके लंबे अनुभव का फायदा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने नए और युवा सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की वकालत की, ताकि उनके नए विचार और नई ऊर्जा देश के काम आ सकें। राष्ट्रभक्ति और देश सेवा के लिए धड़कने वाली हर आवाज़ को संसद में सही और उचित मंच मिलना ही चाहिए। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। आपको बता दें कि संसद का ये धमाकेदार मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो चुका है और ये 13 अगस्त 2026 तक चलने वाला है। इस सत्र के दौरान सरकार कई बेहद महत्वपूर्ण और बड़े विधेयकों को संसद के पटल पर रखने की तैयारी में है, जिन पर देश की दिशा तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि जैसे देश के लिए अच्छी बारिश बहुत जरूरी है और लाभदायक होती है, वैसे ही संसद का ये सत्र भी देश के विकास के लिए पूरी तरह से एक्टिव और प्रोडक्टिव होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के इस 56 साल वाले युवा के तंज पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष पलटवार में क्या नया तड़का लगाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि संसद का ये सत्र हंगामेदार, तीखा और बेहद दिलचस्प होने वाला है, जिसकी हर हलचल पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस साइलेंट किंग मेकर की, जिसके हाथ में सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता की चाबी भी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मास्टर साहब, यानी हमारे गुरुजी लोगों की। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में अगर किसी की बात को पत्थर की लकीर माना जाता है तो वो हैं स्कूल के मास्टर साहब। वो सिर्फ का खागा नहीं सिखाते, बल्कि गांव में सियासी राय बनाने वाले सबसे बड़े पावरफुल लोग हैं। और इसी मास्टर चाबी को अपने पाले में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चल दिया है अब तक का सबसे बड़ा, सबसे घातक मास्टर स्ट्रोक। जी हां, पिछले 3 महीनों में योगी सरकार ने तिजोरी का मुंह ऐसा खोला है कि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों
और अनुदेशकों पर सौगात की अंधाधुंध बारिश हो गई है। 1 करोड़ के बीमे से लेकर मानदेय डबल करने तक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि विपक्ष के होश उड़ गए हैं। आइए आपको समझाते हैं उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े शिक्षक वोट बैंक का पूरा गणित। कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो गणित को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को मिलाकर सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों का इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसे आप वोटों की खान कह सकते हैं। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में ही 5 से 6 लाख नियमित शिक्षक दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और इनके साथ ही 1,50,000 शिक्षा मित्र और लगभग 25,000 अंशकालिक अनुदेशक खड़े हैं। माध्यमिक विद्यालयों के 2 से 2,50,000 शिक्षकों और स्टाफ को भी जोड़ लें और फिर इन सब के परिवारों के रिटायरमेंट गुरुजी लोगों को भी मिला दें तो ये सीधा आंकड़ा 30 लाख से 40 लाख वोटों पर चला जाता है। अब आप ही सोचिए, गांव का वोटर जब कंफ्यूज होता है तो वो सीधे मास्टर साहब के पास जाकर पूछता है, गुरुजी हवा किधर की है। चुनाव की ड्यूटी से लेकर वोटर लिस्ट बनाने तक का सारा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि गुरुजी रूठे तो सट्टा छूटी। इसीलिए पिछले 3 महीनों यानी मई से जुलाई 2026 के बीच सरकार ने एक के बाद एक कई बम्पर धमाके किए हैं। आपको बता दें, इसी जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से एक ऐसी योजना की शुरुआत की जिसने शिक्षकों का दिल जीत लिया। जी हां, प्रदेश के करीब 12 से 15 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइयों को हर साल 5 लाख के मुफ्त कैशलेस इलाज की गारंटी दे दी गई है। यानी बीमारी कैसी भी हो, आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होंगे और पूरे का पूरा प्रीमियम योगी सरकार अपनी जेब से भरेगी। वहीं शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने सीधे देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक से हाथ मिला लिया है। अब अगर ड्यूटी या फिर कहीं भी किसी नियमित शिक्षक के साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना होती है तो इसके परिवार को पूरे 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। वहीं संविदा पर काम करने वाले अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के परिवार को भी 30 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवच दिया गया है। दरअसल फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों के कम पैसे मिलने पर नाराजगी जताई थी। बस फिर क्या था, योगी सरकार ने मई 2026 में वो फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद भी न थी। कम समय वाले अनुदेशकों का मानसिक मानदेय 9,000 से सीधे बढ़ाकर 17,000 रुपये महीना कर दिया गया। और खास बात तो ये रही कि इस 1 अप्रैल 2026 से ही लागू भी कर दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य था। और ख़ास बात यह है कि इसे 1 अप्रैल 2026 से ही लागू कर दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया था, जिससे पुराने शिक्षकों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। वे सोच रहे थे कि इस उम्र में नए नवेले लड़कों के साथ कैसे कंपटीशन करेंगे। लेकिन जुलाई 2026 की शुरुआत में ही सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़क निर्देश दिए कि इन सर्विस शिक्षकों के लिए एक अलग विशेष पात्र परीक्षा कराई जाए ताकि उन्हें युवाओं के साथ सीधी और कठिन रेस में ना दौड़ना पड़े। इतना ही नहीं, जुलाई 2026 की यूपी टीईटी परीक्षा के लिए इन शिक्षकों को बाकायदा स्पेशल छुट्टी भी दी गई। आपको बता दें, शहरी इलाकों के स्कूलों में जो मास्टर साहब लोगों की कमी चल रही थी उसे दूर करने के लिए सरकार ने 10,000 से ज़्यादा नए पदों पर भर्ती का पूरा खाका तैयार कर लिया है। नए नवेले बने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसका फरमान भी भेज दिया गया है। यानी बहुत जल्द बेरोजगारों के लिए भी पिटारा खुलने वाला है। लेकिन कहानी में सिर्फ शहनाइयाँ ही नहीं बज रही हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो बेहद पेचीदा है। जी हाँ, सौगातों की इस बरसात के बीच कुछ ऐसे पुराने और बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं जिनसे सरकार आज भी जूझ रही है।
ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी मांग है कि हमें पुराने पेंशन वापस चाहिए। सरकार का साफ कहना है कि इसे खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा और बजट का दिवाला निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट होती है, विपक्ष इस मुद्दे में घी डालने का काम करता है और आग को सुलगाने की पूरी कोशिश में जुट जाता है। शिक्षा मित्रों का अधूरा दर्द। साल 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन रद्द किया था, तब से ये मामला नासूर बना हुआ है। शिक्षा मित्र आज भी समान कार्य, समान वेतन और पक्की नौकरी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भले ही सरकार ने मानदेय सुधारा है, लेकिन उनका असंतोष अभी भी आंदोलन की शक्ल ले लेता है। डिजिटल हाजिरी पर महासंग्राम। दरअसल जून जुलाई 2026 में लागू की गई नई ट्रांसफर पॉलिसी और स्कूलों में ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी अनिवार्य करने के फैसले पर पूरे राज्य के शिक्षकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था। शिक्षकों का सीधा तर्क है कि गांव के दुर्गम रास्ते और टावर गायब होने वाले इंटरनेट के भरोसे अगर डिजिटल अटेंडेंस लगाएंगे तो पढ़ाएंगे कब और हाजिरी कब करेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि योगी सरकार ने मुफ्त इलाज, करोड़ों का दुर्घटना बीमा और मानदेय बढ़ाकर शिक्षकों के एक बहुत बड़े वर्ग के जख्मों पर मरहम लगाने का काम तो कर दिया है। इन सर्विस शिक्षकों को अलग से परीक्षा देने की छूट देकर सरकार ने उनकी सहानुभूति भी बटोर ली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार का ये मरहम पुरानी पेंशन और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण जैसी पुरानी टीस को शांत कर पाएगा जो सालों से सुलग रही है। क्या 40 लाख वोटों का ये विशालकाय मास्टर वोट बैंक इस बार पूरी तरह से सत्ता पक्ष के पाले में गोलबंद हो जाएगा, या फिर विपक्ष पुरानी पेंशन का दावा खेलकर सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को मटियामेट कर देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये वो इम्तिहान है जिसका रिजल्ट आने वाले समय में सूबे की पूरी सियासी तस्वीर को बदल कर रख देगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज इलाके के पास स्थित जवाहर भवन में आज सोमवार सुबह सुबह एक ऐसा अग्निकांड हुआ जिसने पूरे सूबे की प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया। सोमवार का दिन था, दफ्तर खुलने का वक्त था और रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन तभी जवाहर भवन के भीतर से आग की ऐसी लपटें उठीं कि देखते ही देखते चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। धुआं इतना घना और खौफनाक था कि 2 किलोमीटर दूर से आसमान में काला गुबार साफ दिखाई पड़ रहा था। दरअसल पूरा मामला आज सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे से 9:40 के बीच का है। हफ्ते का पहला दिन होने के कारण अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी अपनी अपनी टेबल संभाल चुके थे। तभी अचानक जवाहर भवन की चौथी मंजिल से जलने की बदबू और धुएं का गुबार उठने लगा। पता चला कि चौथी मंजिल पर बने कैंटीन से आग की शुरुआत हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरी चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। इसी फ्लोर पर खाद्य एवं रसद विभाग, मलेरिया विभाग समेत कई बेहद महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय संचालित होते हैं, जहां आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही आग लगी, वहां मौजूद पीडब्ल्यूडी ने सजग कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने तुरंत बिल्डिंग में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके लपटों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज सी भड़क रही थी और इतनी बेकाबू हो गई कि उसके सारे इंतजाम छोटे पड़ गए। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फ़ोन घुमाया गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 नहीं बल्कि करीब 15 गाड़ियां सायरन बजाते हुए मौके पर जा पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें, दमकल विभाग के जवान जान हथेली पर रखकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इस जर्जर हो चुके भवन की चौथी मंजिल की छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस भीषण आग की वजह से कई सरकारी विभागों के दफ्तर पूरी तरह से जल गए। आशंका जताई जा रही है कि दफ्तर में बेहद
महत्वपूर्ण दस्तावेज, सरकारी फाइलें, कंप्यूटर और कीमती फर्नीचर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। भारी संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वहीं हादसे की खबर जैसे ही बिजली की तरह फैली, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तुरंत एक्शन में आए और बिना वक्त गवाए सीधे घटनास्थल पर जा पहुंचे। उनके साथ लखनऊ के महापौर सुषमा खरगवाल और जिले के कलेक्टर समेत तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। डिप्टी सीएम ने खुद राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सबसे पहले लोगों की जान बचाई जाए और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। सुनिए डीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा। फायर सर्विस की टीम मौके पे मौके पे अभी सबसे अधिक गाड़ियाँ मौजूद हैं। बिल्डिंग जहाँ पर आग लगी थी उसके बहुत ऊपर में आग लगी थी, जहाँ पर यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक ऑडिटोरियम का समापन है आग बिल्डिंग में पूरी तरफ से बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुकी है। बिल्डिंग के अगल बगल की बिल्डिंग में इवैक्यूएट हो चुकी है। फायर सर्विस की टीम मौके पर मौजूद है और उनके द्वारा पूरी तरह से सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया गया है। अभी जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे जो फायर की टीम है उनके द्वारा आग बुझाने का कार्य पिछले लगभग लगातार किया जा रहा है और अभी इस तरह से आग कंट्रोल है। बाकी जो अन्य जो कारण किया है या अन्य बिंदु है उसके बारे में वंश जो आग बुझाने के बाद फायर की टीम अंदर जा सकती है जांच के साथ होगी, उसके बाद अभी आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, बिल्डिंग पूरी तरह से इवैक्यूएट हो चुके हैं और जो फायर एंड रेस्क्यू की जो टीम है मौके पर ताज़ा। ठीक है, कोई जनहानि किसी प्रकार की फिलहाल किया कोई पूरी तरफ से मैंने बताया बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुके हैं। अभी कोई पर्सन की सूचना नहीं है और फायर रेस्क्यू टीम अपने काम पर। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लखनऊ में सुबह से ही धीमी धीमी बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था, तो फिर इतनी भीषण आग कैसे लग गई। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही थी कैंटीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ होगा। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आग बुझाने के बाद पूरे मामले की हाई लेवल जांच कराई जाएगी, जिसके बाद ही आधिकारिक तौर पर आग की असली वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल राजधानी के बीचों बीच हुए इस अग्निकांड ने सरकारी इमारतों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर आज खबरें अब तक में आपने देखा कि देश की सियासत से लेकर शासन तक आज का दिन कितनी बड़ी और सनसनीखेज हलचलों से भरा हुआ रहा। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं का गुस्सा लाठियां खाकर भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो दूसरी तरफ संसद के भीतर 13 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच 6 माह का खेल शुरू हो चुका है। दिल्ली का ये सियासी सस्पेंस और उत्तर प्रदेश की ये चुनावी इम्तिहान आने वाले वक्त में देश की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।